हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 चल रहा है। ये उसका पार्ट 2 है, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, वो है 1975 के इलेक्शन 1975 की इमरजेंसी। इलेक्शंस नहीं, इमरजेंसी, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, किसने लगाई थी, क्या रिजल्ट रहा और उस इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग देखते हैं वो है रीजंस फॉर इमरजेंसी। ठीक है, कि इमरजेंसी का रीजन क्या था। 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी और ये आपके लिए क्वेश्चन है कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था। रीजंस फॉर इमरजेंसी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि ये जो इमरजेंसी है ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगाई गई थी। ये नेशनल इमरजेंसी थी। नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो पूरे देश में लगाई जाती है। तीन तरह की इमरजेंसी होती है, एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी और एक होती है नेशनल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी होती है उसको पूरे देश में लगाया जाता है। तो इस वजह से 1975 की इमरजेंसी पूरे देश में लगाई गई थी और ये आती है आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 ये आपका इमरजेंसी का इंट्रोडक्शन है। अब अगर हम लोग बात करें कि क्या रीजन दिया गया था इमरजेंसी के लिए, तो वो था इंटरनल डिस्टरबेंस। ये रीजन दिया गया था कि देश में कुछ लोग जो है या कुछ समुदाय जो हैं वो लड़ पड़े हैं और उसकी वजह से देश में काफी ज्यादा इंटरनल डिस्टरबेंस आ रहा है। इसकी वजह से इमरजेंसी लगाई जा रही है। इमरजेंसी लगाने का काम हमारे प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, तो ये रीजन दिया गया था बट असलियत में ये रीजन नहीं था। असलियत में रीजन कुछ और था। ये जो इमरजेंसी है ये मेनली इंदिरा गांधी के कहने पर लगाई गई थी। इंदिरा गांधी उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थी हमारे देश की। तो स्टोरी क्या है कि एक लीडर है जिनका नाम लीडर थे जिनका नाम है राजनारायण। राजनारायण सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, राजनारायण सोशलिस्ट पार्टी के थे, ठीक है, और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी। वो पिटीशन थी कि इंदिरा गांधी जो है उन्होंने 1971 के इलेक्शंस चीटिंग से जीते हैं। उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज करके उन इलेक्शंस को जीता है। ये पिटीशन डाली गई थी और उस टाइम पे वहां के जज थे जगमोहन लाल सिन्हा। वो वहां के जज थे। तो जगमोहन लाल सिन्हा जो है उन्होंने जब इस पे न्यूज सुनाया, जब इसके बारे में बताया, तब उनका फैसला ये था कि इंदिरा गांधी एमपी रह सकती हैं लेकिन वे किसी भी कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगी, किसी भी तरह का रूल नहीं चला पाएंगी। ये उनका आदेश था जब तक ये पूरा फैसला खत्म नहीं हो जाता, मतलब जब तक पूरा ये रिजल्ट नहीं आ जाता है कि क्या राजनारायण की जो पिटीशन है वो सही है या गलत है। तब तक जज ने ये फैसला दिया था कि इंदिरा गांधी एमपी रह सकती है। इंदिरा गांधी एमपी रह सकती हैं बट वो कैबिनेट की कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती थी। कैबिनेट मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर सकती थी और ये असली रीजन था इमरजेंसी का। सबको पता होता है कि किसने क्या गलती करी है और उस गलती की सजा क्या हो सकती है। तो सेम तरीके से इंदिरा गांधी को भी पता था कि अगर ये और ज्यादा समय के लिए इस पे तहकीकात की जाएगी तो उनको अपने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो इससे अच्छा उन्होंने इमरजेंसी ही लगा दी। अब बात आती है कि इमरजेंसी तो हमारे प्रेसिडेंट लगाते हैं और इंदिरा गांधी तो प्राइम मिनिस्टर थी। तो प्रेसिडेंट जो थे, अगर आपको याद हो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वाला टॉपिक, तो हमने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी ने अपने प्रेसिडेंट बनाए थे। अपनी पार्टी से एक ऐसे बंदे को प्रेसिडेंट खड़ा किया था जो कि उनकी बातें माने। इसकी वजह से नाम प्रेसिडेंट का है बट इस इमरजेंसी के पीछे सारा का सारा हाथ इंदिरा गांधी का था। ठीक है, और जब ये हाई कोर्ट में ये सारा मुद्दा चल रहा था उस समय पर एक और चीज हो रही थी। एक तो ये रीजन था, ठीक है, इमरजेंसी लगाने का, और दूसरा रीजन था जेपी नारायण। हम लोगों ने इनके बारे में कुछ टाइम पहले ही पढ़ा है, इसी चैप्टर में पढ़ा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि हमने इनके बारे में कहाँ पढ़ा है। तो जब
जेपी नारायण को इस चीज के बारे में पता चला तो 25 जून 1975 को वो सारे के सारे बैठ गए थे धरने पे, स्ट्राइक पे। वो भी कहाँ पे? रामलीला मैदान में। दिल्ली में रामलीला मैदान है जहाँ पे कोई भी स्ट्राइक्स हो सकती है, ठीक है, किसी भी तरीके की धरना कर सकते हैं, किसी भी तरीके की अपनी मांगे वहां पे रखी जा सकती है। तो जेपी नारायण रामलीला मैदान पर बैठे थे और वो मांग कर रहे थे कि इंदिरा गांधी रेजिग्नेशन दे, अपने पद से इस्तीफा दे, ठीक है। और ये मांग इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि इंदिरा गांधी को आखिरकार में इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। तो ये था रियल रीजन, इनकी मांग थी रेजिग्नेशन ऑफ इंदिरा गांधी। सो ये रीजन था इमरजेंसी का, इसकी वजह से इमरजेंसी लगाई गई थी। अब बात आती है इमरजेंसी का रीजन, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इमरजेंसी, और पता है ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये इमरजेंसी दिन में नहीं लगाई गई, ये इमरजेंसी लगाई गई है आधी रात को। रात के समय पर डिक्लेयर किया गया कि आज से इमरजेंसी है, और उस रातों रात ही रामलीला मैदान में जितने भी लीडर्स बैठे थे सबको उठा के जेल में डाल दिया गया था। सब कुछ बंद हो गया था सिर्फ एक रात में। तो आप सोच सकते हो इंदिरा गांधी के बारे में अब कि वो किस तरीके की लीडर थी, किस तरीके के उन्होंने काम किए हैं। अब बात आती है इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, या उसके बाद मतलब इमरजेंसी के दौरान क्या क्या चीजें हुई। सिर्फ जेपी नारायण को ही नहीं इमरजेंसी झेलनी पड़ी, बल्कि इंडिया की हर एक जनता को इमरजेंसी झेलनी पड़ी है, और इतनी बुरी तरीके से झेलनी पड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब आती है इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमरजेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे वो रीजंस ऑफ इमरजेंसी हो, चाहे वो इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी हो, चाहे वो रिजल्ट ऑफ इमरजेंसी हो, इनमें से कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो इमरजेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, मैं पहले ही बता दूं ये 6 मार्क्स का आंसर होता है, और 6 मार्क्स का आंसर आपको याद ही होगा कि कैसे लिखा जाता है। पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसके बाद हेडिंग दिया जाता है, हेडिंग के बाद उसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन किया जाता है। ये आपका तरीका है 6 मार्क्स का आंसर लिखने का। ओके, तो इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, सबसे पहला इफेक्ट जो हुआ था वो हुआ था आम जनता पे, कि हमारी जो सिविल लिबर्टीज है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग, और जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे के सारे सस्पेंड कर दिए गए थे इस टाइम पे। किसी भी इंसान को अपने घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं थी। 3-4 से ज्यादा लोग ग्रुप में नहीं खड़े हो सकते थे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे नेता धरने पे बैठे हुए थे उनको जेल में डाल दिया गया था। तो हमारी सारी जितनी भी फ्रीडम थी उन सबको सस्पेंड कर दिया गया था। फंडामेंटल राइट्स वर सस्पेंडेड। सो ये था पहला इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट था सेंसरशिप ऑन मीडिया। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 4 स्तंभ है, 4 पिलर्स पे वो खड़ा होता है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और उसमें एक मीडिया भी है। और जो हमारा 4th स्तंभ है, 4th पिलर है, उसको उस टाइम पे हार्म पहुंचाया गया, उस पर सेंसरशिप लगाया गया। इंडिया की मीडिया की सिर्फ एक ही खासियत है कि वो ट्रांसपेरेंट है, वो किसी भी चीज को छुपाती नहीं है, चाहे वो मतलब कितनी भी बुरी बात होगी, कितनी भी अच्छी बात होगी, वो बता देगी खुल के, ठीक है, किसी भी बात को छुपाएगी नहीं। तो उस समय पे मीडिया पे सेंसरशिप लगा दी गई थी। सेंसरशिप का मतलब होता है कि मीडिया को कुछ भी लिखने से पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ रहा था कि क्या हम लोग ये चीज छाप सकते हैं, क्या हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। इसकी वजह से इमरजेंसी में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, बहुत सारी चीजों को दबाया जा रहा था, बहुत सारी चीजों को बताया नहीं जा रहा था। तो उस टाइम पे मीडिया पे सेंसरशिप लगा दी गई थी। फिर आता है उनका एक और काम, बैन ऑन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पर बैन लगा दिया गया था कि उस टाइम मतलब इमरजेंसी के दौरान वो काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के भले के लिए काम करती है। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि कई बार ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, ये सवाल उठाती हैं कि ये इमरजेंसी क्यों लगाई गई, इमरजेंसी के दौरान ऐसा क्यों हो रहा है। तो सवाल ही ना उठाएं इसकी वजह से पहले ही उन पर रोक लगा दी गई, उनको बैन कर दिया गया कि इनमें
मतलब इमरजेंसी के दौरान ना उनकी कोई मीटिंग हो सकती है, ना वो कोई चीज डिस्कस कर सकते हैं, ना वो किसी तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं, कुछ भी नहीं वो कर सकते थे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी पुलिस और मैजिस्ट्रेट्स थे उन सबके काम पर सवाल उठाया गया। ठीक है। क्वेश्चंस रेज्ड ऑन पुलिस ब्यूरोक्रेट्स एंड मैजिस्ट्रेट, सबके ऊपर सवाल उठाया गया क्योंकि इमरजेंसी के दौरान ये हो रहा था, हमारे इंडिया में ना कैदियों को भी, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको भी बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। पहला राइट तो ये है कि अगर किसी को भी जेल में डाला जाता है तो उनका ट्रायल होता है। ठीक है, जिसको हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। ट्रायल में उनको 24 घंटे के अंदर अंदर जज के सामने पेश करना होता है। तो जब इमरजेंसी लगी थी, ये हैबियस कॉर्पस नहीं अपनाया जा रहा था, इसको यूज नहीं किया जा रहा था। ठीक है। और पुलिस किसी को भी उठा के जेल में डाल दे रही थी, वो नहीं देख रही थी कि कोई मजबूरी में निकला है, कोई किसी काम के लिए निकला है, किस चीज के लिए निकला है, वो इस चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। उनको जो भी घर से बाहर दिख रहा था वो सीधा उनको उठा के जेल में डाल दे रही थी। हजारों की तादाद में उस टाइम पे लोगों को, बेकसूर लोगों को जेल में डाला गया था। ठीक है। ये सारे के सारे इमरजेंसी के दौरान हुए थे। और द वीकनेस ऑफ जुडिशरी, वीकनेस ऑफ जुडिशरी यही है कि उसने हैबियस कॉर्पस को अपनाने से मना कर दिया था, उसको यूज करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो इतना ज्यादा, मैं तो कहूंगी इतना ज्यादा खौफ था इंदिरा गांधी का। हैबियस कॉर्पस, ठीक है, इसके अंदर 24 आवर्स के अंदर अंदर जो कैदी होता है उनको जज के सामने पेश करना होता है। तो ये सारे के सारे इफेक्ट्स थे जो हमारा इमरजेंसी है उसके। अब इमरजेंसी, जाहिर सी बात है, देश में कुछ हो रहा है तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो उस चीज को सही बोलेंगे, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो उस चीज को गलत बोलेंगे। तो सेम चीज इसमें भी हुआ था कि इमरजेंसी को कुछ लोग सही बोल रहे थे और कुछ लोग गलत कह रहे थे। ठीक है। तो गलत क्यों कहा, सही तो वही कहेंगे जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर होंगे, उन्हीं को लग रहा होगा कि ये सही है, क्योंकि ना उस टाइम पे जरूरत ही नहीं थी इमरजेंसी की। इमरजेंसी एक ऐसी चीज है जो देश को बहुत साल पीछे ले जाती है। उस टाइम पे ना तो कोई ट्रेड होता है, ना कोई नई चीज का लॉन्च होता है, कुछ भी नहीं होता है, देश एकदम रुक जाता है। ठीक है। तो इमरजेंसी की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, और आम लोगों का अलग से नुकसान होता है। चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लोग काम पे नहीं जा पाते हैं, लोगों के काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उनको। ठीक है। तो इस समय पे इमरजेंसी के लिए क्या क्या क्रिटिसिज्म दिया गया था लोगों द्वारा, लोगों द्वारा क्या, पार्टीज द्वारा और कुछ ग्रुप्स द्वारा, क्रिटिसिज्म ऑफ इमरजेंसी। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि अपना लिखा हुआ ज्यादा समझ में आता है। तो पहली चीज क्रिटिसिज्म में ये कही गई थी कि क्रिटिसिज्म इसलिए, सॉरी, इमरजेंसी इसलिए लगाया गया है क्योंकि देश खतरे में नहीं है, इंदिरा खतरे में है। तो पहला जो स्टेटमेंट आता है लोगों द्वारा वो ये स्टेटमेंट था कि इंदिरा ने देश को बचाने के लिए नहीं, खुद को बचाने के लिए इमरजेंसी लगाया गया है। ठीक है। इमरजेंसी वॉज imposed not because India but because of Indira. Emergency was not for India, it was for Indira. ओके। और क्या क्रिटिसिज्म दिया गया है, क्रिटिसिज्म ये दिया गया है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको काफी ज्यादा मिसयूज किया गया था इमरजेंसी के दौरान। लॉ एंड ऑर्डर वाज मिसयूज्ड। एक चीज और हुआ था इमरजेंसी के दौरान, एक चेंज किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ये किया गया था कि आज के समय में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उनको कौन हटा सकता है, तो वो राइट हमारे पास नहीं है। अब हम लोग नहीं बोल सकते कि वो कुछ कर रहे हैं, वो राइट अपोजिशन के पास है। तो यही चेंज किया गया था उस टाइम पे कि
जो भी हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स है और वाइस प्रेसिडेंट है, इनको कोई भी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। ये चेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इंदिरा गांधी झेल चुकी, क्योंकि उनके खिलाफ तो एक इंसान ने केस कर दिया था कि आपने गलत तरीके से जीते हो, तो उन्होंने वो रूल ही चेंज कर दिया कि अब कोई भी चैलेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक शाह कमीशन बनाई गई थी। शाह कमीशन इसलिए बनाई गई थी ताकि वो बता सके कि इमरजेंसी जो है वो क्यों गलत है, उसको क्यों लगाया गया था। उन्होंने मतलब इमरजेंसी की कमियां ढूंढी थी। फाइंडिंग्स ऑफ शाह कमीशन। तो सबसे पहली चीज, देश में कहाँ पर इंटरनल डिस्टरबेंस हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है, ये काम होता है होम मिनिस्टर का। वो इस चीज को चेक करते रहते हैं कि कहाँ पे इंटरनल डिस्टरबेंस है और कहाँ पर नहीं है। तो जब इमरजेंसी लगाई गई थी और ये रीजन दिया गया कि इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से इमरजेंसी लगाई गई है, उस टाइम पे हमारे देश के होम मिनिस्टर थे ब्रह्मनंदा रेड्डी। उस टाइम पे हमारे होम मिनिस्टर थे ब्रह्मनंदा रेड्डी। उस तब उनसे जब मतलब उनका स्टेटमेंट मांगा गया कि क्या सच में इंटरनल डिस्टरबेंस हो रही है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि देश में किसी भी तरह की इंटरनल डिस्टरबेंस नहीं नोटिस की गई है। उसी टाइम पे इंदिरा गांधी का पता चल गया कि कितना झूठ बोल रही हैं वो। ठीक है, दूसरा चीज क्या बोला था इन्होंने, जो इंदिरा गांधी थी ना, उनके एक बेटे थे। उनके बेटे का नाम था राजीव गांधी, को तो सब जानते हैं, बट उनके एक और बेटे थे जिनका नाम था संजय गांधी। तो संजय गांधी जो थे, उस टाइम पे उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर अपने हाथ में ले लिया था। मतलब वो थे किसी भी पद में नहीं, मतलब उनके पास कोई भी पोस्ट नहीं था, बट स्टिल उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर, मतलब एक ऐसी पावर जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है बट उनके पास है, उस कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था, जिसमें वो बहुत सारे गलत काम कर रहे थे। गलत काम जैसे बहुत सारी झुंगी जो होती है ना, जो स्लम्स होते हैं, स्लम एरिया को साफ करने की बात कर रहे थे, मतलब वो साफ कर देना चाह रहे थे। बहुत सारे लोगों से मारपीट कर रहे थे वो इमरजेंसी के दौरान। तो जो संजय गांधी थे, उन्होंने अलग नाक में दम कर रखा था लोगों की। तो ये सारी की सारी शाह कमीशन की फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया था कि 75,000 लोग जो थे वो उस टाइम पे गिरफ्तार हुए थे। 75,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। और सिर्फ ये नहीं, जो बहुत सारे जर्नलिस्ट जो थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। 250 जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि कुछ जर्नलिस्ट ऐसे थे ना, कुछ को होता है कि नहीं, हम लोग तो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, हमारा काम है लोगों को सच दिखाना। तो वो चीज जिनमें थी उस टाइम पे, जग रही थी जिनमें, तो उन सबको जेल में डाल दिया गया कि जाओ आप जेल में दिखाओ अपनी ईमानदारी। तो ये सारी की सारी चीजें हुई थी इमरजेंसी के दौरान। अब जो मेन चीज बची है कि हमें इमरजेंसी से सीखने को क्या मिला, लेसन क्या मिला इमरजेंसी से, और इमरजेंसी का रिजल्ट क्या निकल के आया, तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना।